नमस्कार। आप देख रहे हैं कैपिटल हेडलाइंस और मैं हूं वात्सल्य राय। यह है कैपिटल हेडलाइंस का लाइव शो और हमारे दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। श्री प्रशांत सिंह जी, जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं, आंतरिक सुरक्षा मामले के एक्सपर्ट हैं और विदेश मामलों के भी एक्सपर्ट हैं। और डॉक्टर सत्येंद्र कुमार, ये भी राजनीतिक विश्लेषक हैं, स्वतंत्र पत्रकार हैं, बिहार सरकार से इनको मान्यता मिली हुई है। और आज जैसा पूरा देश मना रहा है, पंडित महामना मदन मोहन मालवीय जी की जयंती मना रहा है, साथ में पूर्व प्रधानमंत्री, भारत रत्न, दोनों ही भारत रत्न है, मालवीय जी भी भारत रत्न थे, अटल जी भी भारत रत्न उनको मोदी सरकार ने दिया। पूर्व प्रधानमंत्री, बहुत ही लोकप्रिय व्यक्ति, उनकी भी जयंती आज मना रहा है। कल हमने अटल जी के बारे में बात की थी उनकी कामयाबियों की, बात की एक राजनेता के रूप में उनका जो व्यक्तित्व था, विदेश मंत्री के रूप में जो उनका कार्यकाल था, प्रधानमंत्री के रूप में उनका जो कार्यकाल था, जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी को शून्य से शिखर तक ले जाने की जो उनकी यात्रा थी, जिस तरह उन्होंने योगदान दिया, उनके व्यक्तित्व के बारे में हमने बात की थी। आज हम कुछ और पहलुओं पर बात कर रहे हैं जिनके बारे में बातें तो होती हैं, हेडलाइंस बनती हैं, लेकिन उस विस्तार से बात नहीं होती। तो हमारे दोनों मेहमान सिंह साहब और डॉक्टर साहब के साथ हम उन्हीं पर चर्चा करेंगे, 3 चरणों में चर्चा करेंगे। शुरुआत हम बात करेंगे, जो हमने इस कार्यक्रम का नाम भी दिया है, अटल बिहारी वाजपेयी से जो टकराया हुआ उसका सफाया। वैसे तो वाजपेयी जी को कहा जाता था कि वो अजात शत्रु हैं। अजात शत्रु यानी उनका कोई शत्रु ही नहीं है, वो केवल दिल जीतना जानते हैं, वो लोगों का दिल जीतते हैं, चाहे वो वोटर्स हो, साथ में काम करने वाले पॉलिटिकल वर्कर हो या विरोधी दल हो। विरोधी दल के बीच में भी उनकी बड़ी पॉपुलैरिटी थी, लोकप्रियता थी। उनको जब तक वो जीवित रहे तब तक एक सुर में सब लोगों ने उनकी तारीफ की। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि राजनीतिक जीवन में उन्हें विरोध का सामना न करना पड़ा हो। केवल विचारधारा का विरोध नहीं था, विरोधी पार्टियों का विरोध नहीं था, अपनी पार्टी के अंदर भी उनको विरोध का सामना करना पड़ा। और जिन चेहरों से करना पड़ा, जिन लोगों से करना पड़ा, जिस समय वो अटल बिहारी वाजपेयी से टकराए, वो सब बड़े बड़े नाम थे। लेकिन जब टकराव हुआ उसके बाद वो सारे लोग नेपथ्य में चले गए। नाम उनका भले ही बड़ा रहा, लेकिन अटल जी से टकराने के बाद उनकी वो स्थिति कभी नहीं रही जिस स्थिति में वो पहले थे जब उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी को चुनौती की। मैं तस्वीर आपको दिखा देता हूं, कुछ हेडलाइंस भी आपको बता देता हूं, उसके बाद अपने दोनों मेहमानों से समझेंगे। इस तस्वीर में आप देख रहे हैं हंसते मुस्कुराते अटल जी बिल्कुल बीच में हैं, और बंद गले का कोट पहने हुए जो शख्स हैं उनका नाम है बलराज मधोक। बलराज मधोक उन 3 लोगों में थे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय के अलावा तीसरे व्यक्ति बलराज मधोक थे, जिन्होंने जनसंघ की स्थापना की थी। जनसंघ के संस्थापक थे, अटल जी से भी सीनियर थे, कट्टर हिंदूवादी राजनीति का चेहरा इनको माना जाता था। लेकिन जब ये अटल बिहारी वाजपेयी से टकराए उसके बाद राजनीति इनकी गर्त में चली गई। सुब्रमण्यम स्वामी साहब, इन्हें हर किसी का चिर विरोधी कहा जाता है, चाहे वो अटल बिहारी वाजपेयी हो, गांधी परिवार हो, इंदिरा गांधी से लेकर सोनिया गांधी, राहुल गांधी तक, ये लगातार विरोध करते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी ने लेकिन इनको जितनी बड़ी चोट दी शायद ही किसी ने दी हो। सुब्रमण्यम स्वामी जीवित है, खुद भी दावा करते हैं कि 1977 में इनको मंत्री बनाया जा रहा था, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी जी की वजह से ये मंत्री नहीं बन पाए। ये अब भी चिर विरोधी माने जाते हैं अटल जी के। अटल जी आज संसार में नहीं है, लेकिन सुब्रमण्यम स्वामी साहब को आप उनकी बहुत तारीफ करते हुए नहीं देखेंगे। नानाजी देशमुख, नानाजी देशमुख जनसंघ में अटल जी के सीनियर थे, और बहुत कम लोग ऐसे आपकी याददाश्त में होंगे जो अटल जी को अटल कहते हो। नानाजी देशमुख का नाम उनमें शामिल था। नानाजी को एकदम उन्होंने किनारे तो नहीं लगाया, लेकिन ऐसी स्थितियां बना दी जब भारतीय जनता पार्टी का निर्माण हुआ 1980 में। ये कहा जाता है, कई मीडिया रिपोर्ट्स में इस तरह का दावा किया जाता है कि नानाजी देशमुख ने खुद कहा कि अब वो राजनीति में सक्रिय नहीं रहेंगे, 60 साल उनकी उम्र हो चुकी है और वो संन्यास ले लेंगे और सेवा काम में लगेंगे। तो नानाजी देशमुख भी वही थे। के एन गोविंदाचार्य, इन्हें आप पहचानते ही होंगे, भारतीय जनता पार्टी में ये राइट मैन थे, इनको थिंक टैंक कहा जाता था। बीजेपी आज जिस शेप में है, जिस रूप में है, सोशल इंजीनियरिंग जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी करती है, ये सब गोविंदाचार्य जी की ही देन थी। लेकिन एक जगह जब ये ब्रिटेन के कुछ लोगों से बात कर रहे थे, तब इन्होंने गलती से या जानबूझकर, इसकी जानकारी नहीं है, हालांकि गोविंदाचार्य जी दावा करते हैं
कि उन्होंने ऐसा नहीं कहा, लेकिन जो रिपोर्ट किया गया और उसमें बताया गया कि इन्होंने कहा था उस मीटिंग में, कथित मीटिंग में, कि अटल बिहारी वाजपेयी भारतीय जनता पार्टी का सिर्फ मुखौटा है, मुख लाल कृष्ण आडवाणी है, जो आडवाणी चाहेंगे वही बीजेपी में होगा। और वाजपेयी जी ने इसको लगातार एक बड़ा मुद्दा बनाया और फिर गोविंदाचार्य को भारतीय जनता पार्टी से अलग होना पड़ा, राजनीति बाहर हो गए, सेवा कार्यों में वो लगे रहते हैं। और कल्याण सिंह, इन्हें कौन भूल सकता है, राम जन्मभूमि आंदोलन के बाद, खासतौर पर बाबरी मस्जिद ध्वंस के बाद, एक समय इनकी लोकप्रियता अटल जी आडवाणी जी के लगभग बराबर थी, लेकिन जब इन्होंने एक गलती की, एक इनसे गलती हुई और इन्होंने अटल जी को सीधे सीधे चुनौती दे डाली। और 1999 का लोकसभा चुनाव था, जब इनको लग रहा था कि अटल बिहारी वाजपेयी ने बहुजन समाज पार्टी का समर्थन हासिल करने के लिए इनको उतनी तरजीह नहीं दी मायावती के मुकाबले, तब इन्होंने कहा था कि अटल जी पीएम तो बाद में बनेंगे, पहले उनको एमपी बनना पड़ेगा। और उस बार उत्तर प्रदेश के अंदर लखनऊ सीट, जहां से अटल जी चुनाव लड़ते थे, अटल जी की जीत का मार्जिन घटा और 98 के चुनाव में जो भारतीय जनता पार्टी 50+, अगर मुझे सही याद है तो 56 सीटें जीतने में कामयाब रही थी। लेकिन कल्याण सिंह के उस बयान के बाद सिर्फ 29 सीटें भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में जीत पाई, जो कि अटल बिहारी वाजपेयी का गढ़ माना जाता था। जैसे एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह साहब का गढ़ आज उत्तर प्रदेश को माना जा रहा है, तो वो झटका लगा था। और उसके बाद उस गलती के लिए अटल जी ने कल्याण सिंह को कभी माफ नहीं किया, तो वो स्थिति वहां बनी थी। और ये आप देख सकते हैं, वो हेडलाइंस में भी लोगों को याद किया जाता है, अटल जी के एक निर्णय ने बदल दी थी कल्याण सिंह की किस्मत। हिंदू हृदय सम्राट कहे जाने वाले कल्याण सिंह जब वाजपेयी के खिलाफ हो गए थे, अटल बिहारी वाजपेयी पर कल्याण सिंह ने निशाना साधा था, उनको ब्राह्मणवादी मानसिकता से ग्रस्त व्यक्ति बताया था, साजिशकर्ता बताया था। उसके बाद वो स्थिति हो गई, कल्याण सिंह जो बिल्कुल टॉप लीडर थे, और तमाम लोग दावा करते हैं कि जब वाजपेयी जी प्राइम मिनिस्टरशिप छोड़ते तो शायद आडवाणी जी को बड़ी चुनौती मिलती कल्याण सिंह से, लेकिन कल्याण सिंह बाद में पैदल हो गए। मोदी सरकार में उनको गवर्नर बनाया गया, लेकिन उनका वो कद और वो रुतबा कभी नहीं रहा जो कि पहले हो सकता था। बलराज मधोक साहब, जिनसे हमने बातचीत की शुरुआत की थी, जिनकी तस्वीर भी आपको दिखाई, वो वाजपेयी जी को असली कांग्रेसी कहते थे। मतलब वो कहते थे कि जनसंघ में वो कांग्रेसी हैं। जैसे कई लोग ये भी दावा करते हैं कि वाजपेयी जी नेहरू जी से बहुत प्रभावित थे, तो बलराज मधोक ने ही कहीं ना कहीं इस बात की शुरुआत की थी। और मधोक ने लगातार, उनका रिश्ता बहुत खराब रहा था वाजपेयी जी से। और 1973 में यह दावा किया जाता है कि अटल जी के कहने पर ही आडवाणी साहब ने उनको पार्टी से बाहर निकाल दिया था। तब भारतीय जनता पार्टी नहीं थी, जनसंघ थी। और मुखौटा विवाद जिसका मैंने जिक्र किया, इसकी भी आप चर्चा देख सकते हैं मीडिया में, गाये बगाए हो सकती है। तो ये अटल जी की एक खूबी थी कि वो अजात शत्रु तो थे ही, लेकिन जब कभी किसी ने उनसे शत्रुता की तो उसके बाद वो फिर दोबारा राजनीति में वो कद और वो पद हासिल नहीं कर पाया। तो सिंह साहब, आपसे ही शुरुआत करते हुए, आप कैसे देखते हैं इस पूरे मामले को? हालांकि बड़े दिल के व्यक्ति माने जाते थे और तमाम उनके विरोधी भी इस बात के लिए कायल थे, लेकिन जब किसी ने निजी तौर पर चुनौती दी अटल जी को, अटल जी ने दिखाया कि वो शालीन जरूर है, वो सुसंस्कृत जरूर है, उनका दिल बड़ा जरूर है, लेकिन अगर आप निजी मुकाबला करते हैं और सोचते हैं कि आप पटक देंगे, तो उनके पास ऐसे दांव पेच है राजनीति के कि उनको हराना बड़ा मुश्किल है। तो ये अटल जी का 100वां, क्योंकि आज जयंती है, इस पहलू को याद करना भी जरूरी है। देखिए, कहने के लिए बहुत लोग कहते हैं कि जैसे राष्ट्र प्रथम, पार्टी दूसरे स्थान पर और सेल्फ लास्ट में, स्वयं को लास्ट में लोग रखते हैं अपना। ये एक सैद्धांतिक बात सब लोग कहते हैं, लेकिन कहीं कहीं देखने को ऐसा मिलता है कि बहुत सारे नेता ऐसे भी हुए जो अपनी ईगो को सबसे ऊपर रख देते हैं। तो कभी कभी ऐसा वाजपेयी जी के साथ भी देखने को मिला। और एक चीज और थी कि महत्वाकांक्षी तो थे ही, और एक शुरू में वो जो भी रहे हो, लेकिन बाद के दिनों में वो थोड़ा लिबरल लाइन लेने लगे थे पार्टी में।
और बलराज मधोक जो थे वो चूंकि बहुत ही शुरू से ही हार्डलाइनर थे, और इतना हार्डलाइनर थे कि वो अंबेडकर जी के इस बात को सपोर्ट करते थे कि जो अंबेडकर जी कहते थे कि जब देश का विभाजन मजहब के आधार पर हो रहा है तो सारे मुसलमान पाकिस्तान जाएंगे और सारे गैर मुस्लिम लोग भारत आएंगे, इस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए, उसका सपोर्ट करते थे। और बाद के दिनों तक बलराज मधोक अंबेडकर जी से जाते थे मिलने, इतना वो उनका इस लाइन पर हार्डलाइनर थे। और नेहरू जी के कट्टर आलोचक थे, इंदिरा जी के भी कट्टर आलोचक थे। इंदिरा जी पर तो व्यक्तिगत आक्षेप तक कर डालते थे, जो खुद वाजपेयी जी भी पसंद नहीं करते थे कि राजनीति में व्यक्तिगत नहीं होना चाहिए। तो इतना कट्टर लाइन था उनका, बलराज मधोक का। इसके अलावा बलराज मधोक का ये था कि जो उत्तरी पाकिस्तान से लोग, ठंडा इलाके से जो लोग आ रहे हैं, हिंदू या गैर मुस्लिम लोग, सिख लोग, तो उनको कश्मीर में बसाया जाए ताकि कश्मीरी मुसलमानों की संख्या की बराबरी हम लोग कर सकें। ये सब चीजें थी, तो उनका एक अपना अलग इमेज था। जनसंघ का पहला घोषणा पत्र भी बलराज मधोक ने तैयार किया था। संस्थापक लोगों में से एक थे, 1966-67 में राष्ट्रीय अध्यक्ष थे जनसंघ के। और बलराज मधोक की इतनी लोकप्रियता थी कि 1967 के चुनाव में 35 सीटें जनसंघ जीत कर आई थी लोकसभा में, इतनी बड़ी उस जमाने में। लेकिन ये सब चीजें वाजपेयी जी को भी नहीं पच रही थी और कुछ हद तक आडवाणी जी को भी नहीं पच रही थी, और दोनों ने मिलकर उनका एक तरह से राजनीतिक रूप से कत्ल किया था। तो एक चीज ये, यहाँ मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा इसी के बीच में। 1971 से लेकर 73 तक ये तल्खी काफी बढ़ गई थी और आरएसएस ने बलराज मधोक साहब को बुलाया। जब 73 में कानपुर में सम्मेलन होने जा रहा था जहां उनको पार्टी से निकाला गया, तो ये मधोक साहब को साफ तौर पर कहा गया कि आप चाहे जिस पर हमला करो लेकिन वाजपेयी पर हमला ना करो। मतलब उनको सलाह दी गई थी। और कई लोग ये भी बताते हैं कि मधोक साहब भी आज दुनिया में नहीं है, 2016 में उनका निधन हुआ 96 साल की उम्र में। लेकिन मधोक साहब भी बड़े जिद्दी व्यक्ति थे, बड़ा गुस्सा उनको आ जाता था। और जिस तरह की पॉपुलरिटी 1957 के बाद, कई लोग तो ये भी दावा करते हैं कि उनके मेंटर थे दीनदयाल उपाध्याय, अटल बिहारी वाजपेयी साहब के, और उपाध्याय जी के जीते जी ही उनसे बड़ा कद हो गया था, वाजपेयी जी का स्टार बन गए थे। लेकिन मधोक साहब भी इतने जिद्दी थे कि वो जानबूझकर टारगेट करते थे, बातों को लीक करते थे, मीडिया में बातें रखते थे, और उनको ऐसा लगता था कि शायद वो इस तरीके से प्रेशर में ले आएंगे वाजपेयी साहब को। लेकिन हो गया उसका उल्टा। बाद में उन्होंने अपनी पार्टी बनाई और कुछ खास कमाल नहीं कर पाए। जी, इस संदर्भ में मैं एक चीज कहना चाहूंगा आपको, ये आरएसएस ने क्यों किया ऐसा। दरअसल हुआ क्या कि उस टाइम एक पर्सनालिटी कल्ट डेवलप कर गया था राजनीति में, भारत की राजनीति में। 1970 आते आते या 1971 आते आते इंदिरा गांधी एक पर्सनालिटी बन चुकी थी, और अब जो थी पार्टी इंदिरा जी के नाम से चलती थी, इंदिरा जी पार्टी के नाम से नहीं चलती थी। अब इंदिरा जी उस पार्टी का जो भी नाम रख दें वो उनसे। और उसी टाइम लगभग चौधरी चरण सिंह का भी उदय इसी रूप में हुआ कि चौधरी चरण सिंह भी एक पर्सनालिटी बन गए थे, और उनके नाम से कोई पार्टी चल सकती थी, पार्टी के नाम से वो नहीं चलते थे। तो इस संदर्भ में आरएसएस को लगा कि हमारे जनसंघ में भी एक पर्सनालिटी कल्ट को उभारना पड़ेगा। इस रणनीति के तहत उन लोगों ने वाजपेयी जी का चयन कई कारणों से किया। एक कारण कि उनका ओरेटरी स्किल, उनकी भाषण देने की जो कला थी, क्षमता थी, वो अद्भुत थी और लोगों को बांधे रखती थी। तो ये आकर्षण का विषय था, एक कारण ये। दूसरा कि उस टाइम तक ये था कि राजनीति में उत्तर भारत के ब्राह्मण वर्ग का वर्चस्व ज्यादा था, और ब्राह्मण वर्ग चूंकि पढ़ा लिखा और प्रभुत्व वाला वर्ग था, तो राजनीति में दखल ज्यादा थी। तो पूरे उत्तर भारत में ब्राह्मण वर्ग को, और यहाँ तक कि कुछ हद तक दक्षिण भारत में भी ब्राह्मण वर्ग को प्रभावित करना है तो अटल बिहारी वाजपेयी को आगे लाना होगा। क्योंकि बलराज मधोक का इस तरह का कोई बैकग्राउंड नहीं है जो इसके नाम पर जनाधार कुछ देखा जाए। तो आप एक चीज और देखेंगे कि इसीलिए आरएसएस की इस सलाह के आधार पर ही जनसंघ ने 1970 के दशक में ही वॉल राइटिंग शुरू किया था। दीवालों पर एक लेखन शुरू हुआ था कि अंधेरे में एक चिंगारी अटल बिहारी, अटल बिहारी।
ये नारा घर घर गांव गांव दीवार पर लिखा गया, एक पर्सनालिटी को उभारने की कोशिश की गई। इसी संदर्भ में बलराज मधोक को चेताया गया था, जिसमें वो नहीं माने तो उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। ये चीजें हुई। जी, आवाज नहीं आ रही। जी, मैं ये कह रहा था कि डॉक्टर साहब भी हमारे साथ हैं, ये भी उस दौर की राजनीति पर बड़ी करीबी नजर रखते हैं। अभी केवल मधोक साहब पर हमने सिंह साहब आपसे बात की है, बाकी और भी पर्सनैलिटीज हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि वाजपेयी जी से टकराना उनको भारी पड़ा। लेकिन डॉक्टर साहब से पहले मधोक साहब की बात को समझ लेते हैं। क्या मधोक साहब की आपको यादें हैं वाजपेयी जी और उनके बीच में जो द्वंद्व की बात मीडिया में आती है, क्या आपको उसकी जानकारी है और आपका क्या नजरिया है इस मुद्दे पर? देखिए वात्सल जी, बीजेपी में अब से पहले तक, ये 2 दशक के पहले तक पर्सनालिटी की बात नहीं होती थी। आरएसएस तय करता था कि क्या करना है और पार्टी में जो निर्णय हो जाता था उस निर्णय को ईमानदारी से लोग इंप्लीमेंट करते थे। और इस तरह के त्यागी तपस्वी लोग थे जिन्होंने देश की सेवा के लिए, पार्टी की सेवा करने के लिए शादी ब्याह तक नहीं किया कि भाई मेरा परिवार नहीं होगा, यही मेरा परिवार होगा। मुझे ख्याल है कि ऑफिशियल कैंडिडेट थे यहाँ पर रविशंकर प्रसाद के पिताजी ठाकुर प्रसाद, उनको एक पंडित थे। बिहार में एक कैलाश जी के साथ में जैसे अटल आडवाणी थे, वैसे यहाँ एक थे पंडित सम शर्मा, तो वो लड़ गए उनके खिलाफ संगठन का चुनाव और वो जीत गए। तो वाजपेयी जी ने गांधी मैदान से कह दिया कि ये तो है ही नहीं मेरे पार्टी में, ये पार्टी से बाहर है। संघ पर इतना, यहाँ पर इतना वर्चस्व उनका था कि वो चुनाव संगठन का जीत गए, प्रदेश अध्यक्ष का। लेकिन निर्णय था, ऑफिशियल कैंडिडेट ठाकुर प्रसाद थे, इनके फादर रविशंकर प्रसाद का। मेरा कहने का मतलब है कि पार्टी आरएसएस बैठ करके तय करती थी अंदरूनी तौर पर कि क्या करना है और वही निर्णय मान्य होता था। मधोक साहब अपने पर्सनालिटी के अनुसार कुछ निर्णय को चलाना चाहते थे और अंदरूनी बात यह है कि और लोग नहीं चाहते थे इस चीज को। वो चाहते थे कि आरएस जो निर्णय ले उस निर्णय को आप मान लीजिए, आपकी पॉपुलैरिटी हो सकती है, लोगों पर आपका प्रभुत्व हो सकता है, लेकिन फाइनल निर्णय वहां से जो होगा आप उसी को मानिए और उसी को पार्टी के लिए शो कीजिए। और यही गड़बड़ी थी मधोक साहब की, क्योंकि इतने पॉपुलर हो गए थे संगठन के बीच में कि वो इस चीज को भूल गए। मुझे इसमें इसलिए भी बल मिलता है कि देखिए, कैलाशपति मिश्र को कुछ लोग मिल करके यहाँ तंग करना चाहते थे, तो उसी पीढ़ी के उस समय अध्यक्ष थे ये मुरली मनोहर जोशी जी। उन्होंने स्पष्ट रूप से मीडिया वालों के बीच में कहा कि मैं बिहार में 0 से पॉलिटिक्स शुरू कर सकता हूं, लेकिन माइनस कैलाशपति मिश्र नहीं शुरू कर सकता हूं। और देखिए वात्सल जी, क्या बात थी। कैलाशपति मिश्र एक की पैरवी करते। आज साहब हम बात करते हैं अटल जी के बारे में। अटल जी के जो, हाँ नहीं मतलब अगर हम अगर भटकेंगे यहाँ वहां तो चर्चा बहुत लंबी हो जाएगी। भटकेंगे नहीं। हम कह रहे हैं कैलाश जी ए की पैरवी करते रहते थे और बी को टिकट मिलता था तो थोड़ा सा भी नाराजगी नहीं रहती थी। बी को जिताने के लिए जी जान। डॉक्टर साहब, सवाल आज टिकट मिलने का नहीं है, आज सवाल है कि अटल जी को जिन्होंने चुनौती दी उनकी क्या स्थिति परिस्थिति रही। अब मैं दूसरे नाम पर आ रहा हूं, वो सुब्रमण्यम स्वामी साहब हैं जो कि एक बड़े नेता है। नहीं, इसी संदर्भ में मैं कह दे रहा हूं, पूरा कर ले रहा हूं वात्सल जी। इसी क्रम में जो एक अलग नाम लिए थे सुब्रमण्यम स्वामी से अलग, के गोविंदाचार्य जी, वो भी थे। उन्होंने इस तरह की टिप्पणी की वाजपेयी जी पर जो किसी को मंजूर नहीं था। जितने कोर कमेटी के ऊपर के जितने बड़े लीडर थे कहीं के भी लोग, उन लोगों को नहीं, सिर्फ अटल जी ने नहीं, अटल जी जैसे छवि को जिसको संघ और पार्टी चाहती थी उसको आपने डिफेम किया तो वो भी नेपथ्य में चले गए। तो ये स्थिति ऑर्गेनाइजेशनल तौर पे
थी, न सिर्फ अटल जी के मन की बात नहीं। इस ऑर्गेनाइजेशन की ये खूबी है कि अटल जी को चूंकि मान लिया तो उनको डिफेम करने वाले सही जगह पे नहीं रहेंगे अगर वो ये इस तरह की अगर शिकायत करते हैं तो पार्टी लीग से अलग हट करके। और यही हाल है सूर्यनारायण स्वामी जी का। हाँ, अब आगे बात कर सकते हैं। हाँ, लेकिन आपने क्योंकि गोविंदाचार्य जी की बात कर ली है, बात वहीं से शुरुआत करते हैं। आप जो दावा कर रहे हैं, मेरे पास जो जानकारी है उस दावे से बिल्कुल अलग है। आप ये कह रहे हैं कि गोविंदाचार्य जी ने अपनी मर्जी से इस तरह की टिप्पणी की। पहले तो गोविंदाचार्य जी ने क्लैरिफाई किया कि उन्होंने ये टिप्पणी नहीं की है, लेकिन अगर आप या भारतीय जनता पार्टी की उस समय की गतिविधियों पर ध्यान रखने वाला कोई भी व्यक्ति अगर उसको याद हो वो घटनाक्रम 1996 तक 1988 से लेकर 1996 तक भारतीय जनता पार्टी में सिर्फ वही हो रहा था जो लाल कृष्ण आडवाणी साहब और उनकी टीम चाह रही थी, क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी अध्यक्ष के रूप में शुरुआत में पूरी तरह फेल हो गए थे। उन्होंने कांग्रेस की तरह ही भारतीय जनता पार्टी को बनाने की शुरुआत की थी। उसके बाद जब कमान लाल कृष्ण आडवाणी साहब के हाथ में आई और जब हिंदुत्व पर दोबारा भारतीय जनता पार्टी लौटी, पहले भारतीय जनता पार्टी गांधीवादी कांग्रेस के अंदाज वाली ही पार्टी थी। हिंदुत्व से उन्होंने थोड़ा किनारा किया हुआ था, आरएसएस का साथ उनको जरूर था, लेकिन जब 1984 में इंदिरा गांधी जी की हत्या के बाद दोबारा भारतीय जनता पार्टी को सोचने का मौका मिला, जब उनके केवल 2 ही सांसद जीत पाए, तब राम जन्मभूमि मुद्दा उठाने का किया गया और तब कमान संभाली लाल कृष्ण आडवाणी ने, जो कि रथ यात्रा लेकर निकले और उस समय हाशिए पर आ गए थे लगभग अटल बिहारी वाजपेयी साहब। उस समय का ही ये बयान है। और गोविंदाचार्य साहब बहुत बड़े आदमी थे, उस समय भारतीय जनता पार्टी के महासचिव थे, थिंक टैंक थे, प्लानर थे, और उन्होंने ये सोच समझ के अगर बयान उनकी तरफ से आया तो उन्होंने अंदर की बात को ही बाहर बताया। उन्होंने ये बताया कि अगर प्राइम मिनिस्टर बनते हैं लाल कृष्ण आडवाणी तो वही फैसले लागू करेंगे। अटल जी सिर्फ और सिर्फ मुखौटा है, और ये स्थिति वाकई अंदर की स्थिति थी। उस मौके को अटल जी ने भुनाया और दोबारा वो जो विक्टिम कार्ड उन्होंने खेला, उसके बाद गोविंदाचार्य जी की छुट्टी हुई और तमाम चीजें हुई, हवाला केस सामने आया और लाल कृष्ण आडवाणी जी ने प्रतिज्ञा ली कि जब तक वो बिल्कुल क्लीन चिट नहीं मिलेगी तब तक वो आएंगे। ये मेरी जानकारी है। सिंह साहब, आपके पास गोविंदाचार्य जी को लेकर क्या जानकारी है? जी बिल्कुल, आपने बहुत सारी चीजें बताई और वो सभी चीजें तथ्यात्मक है, उसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। एक्चुअली हुआ था कि 1980 में जब जनसंघ 1977 में जनता पार्टी का हिस्सा बन गया था, लेकिन जब पार्टी बिखरने लगी जनता पार्टी तो 1980 में भारतीय जनता पार्टी के रूप में पुनः अवतार लिया जनसंघ ने। तो उस टाइम अटल बिहारी वाजपेयी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया और वाजपेयी जी ने गांधीवादी समाजवाद की कल्पना को आगे लेकर चलने का पार्टी को बाध्य किया और उन्होंने पार्टी को ये किया, एक तरह से नेतृत्व किया इसी लाइन पर कि हम लोग अब गांधीवादी समाजवाद को लेकर आगे बढ़ेंगे। लेकिन इसमें फायदा नहीं मिला। लाल कृष्ण आडवाणी जी को लगा ऐसा कि इससे पार्टी इस स्पेस में पार्टी फिट नहीं बैठ रही है। इस स्पेस में ऑलरेडी बहुत सारे लोग हैं, सोशलिस्ट ग्रुप्स हैं, कम्युनिस्ट ग्रुप्स हैं, कांग्रेस है, तो उस समाजवादी लाइन पर हम लोग सफल नहीं हो पाएंगे। तब उन्होंने हार्ड लाइन लिया। बाद में आडवाणी जी लंबे समय तक पार्टी के अध्यक्ष रहे। तो 1984 में 2 सीट पर सिमट गए। उसके बाद आडवाणी जी का युग आया तो आडवाणी जी ने 2 काम किया। एक तो संगठन का विस्तार करना शुरू किया, संगठन में नए नए नेताओं को काफी वो तरजीह दिया। उन्होंने गैलेक्सी ऑफ लीडर्स कहा जाता है कि आडवाणी जी ने पैदा किया। वेंकैया नायडू से लेके सुषमा स्वराज से लेके शिवराज सिंह चौहान, कल्याण सिंह, बहुत सारे नाम, सुशील कुमार मोदी, मतलब हर एक स्टेट में बहुत सारे, प्रमोद महाजन, नरेंद्र मोदी, सब लोग उनके ये सब प्रोडक्ट हैं। तो सैकड़ों उन्होंने पैदा किए और आगे बढ़ाने का काम किया, संगठन को बहुत मजबूत किया। तो एक तरह से कहा जाए कि संगठन अब पूरी तरह आडवाणी जी की मर्जी से चल रही थी। उनके इशारे के बगैर पत्ता भी नहीं हिलता था। लेकिन बेशक और मोर्चे पर वाजपेयी जी को ही पार्टी का निर्विवाद नेता बताया जाता था जानबूझकर। यह भी एक रणनीति का हिस्सा था।
उसी संदर्भ में गोविंदाचार्य ने अपना जो असलियत था वो बोल दिया। ब्रिटिश राजनयिक से बातचीत करते हुए उन्होंने बोल दिया कि वाजपेयी जी एक मुखौटा मात्र हैं और असल डिसीजन मेकर जो हैं वो अडवाणी जी हैं। तो अगर सरकार बनती भी है तो उसमें अडवाणी जी की ज्यादा चलेगी। और ऐसा तो देखने को भी मिला जब सरकार 1998 में बनी और 99 में दोबारा बनी और 2004 तक चली, तो देखने को भी मिलता था कि सरकार में अडवाणी जी की अच्छी खासी चलती थी, इसमें कहीं दो मत नहीं। हालांकि प्रधानमंत्री के रूप में असर्ट करते थे, एकदम डम्मी नहीं थे अटल बिहारी वाजपेयी, उनका एक अपना व्यक्तित्व था, उनको भी कोई इग्नोर नहीं कर सकता था। लेकिन मोटा मोटी दोनों आपस में समन्वय अच्छा बैठाकर काम करते थे, लेकिन अडवाणी जी की भी अच्छा चलती थी। तो इस संदर्भ में कहा, लेकिन ये शायद अटल जी के मानस को छू गया और उन्होंने ठान लिया तो ठान लिया। फिर वो अडवाणी जी बहुत कोशिश किए, उनके आगे पीछे गोविंदाचार्य लगे रहे अटल जी के, बहुत सारे उनके कार्यक्रमों में गोविंदाचार्य जी को ही मैनेजर बनाया जाता था, लेकिन इसके बावजूद अटल जी ने माफ नहीं किया, अंततः उनको किनारे लगना ही पड़ा, लगा दिया गया। जी 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 डॉक्टर साहब, आप इसमें कुछ ऐड ऑन करना चाहते हैं? नहीं, वात्सल जी ठीक कहते हैं सिंह जी। देखिए, वो पार्टी की उस समय की स्ट्रैटेजी थी, एक व्यक्ति हार्ड लाइनर हो जो संगठन को मजबूती प्रदान करे, लेकिन दूसरी जगह ये भी था एक व्यक्ति ऐसा भी हो जो आम लोगों को प्रभावित कर सके, क्योंकि केवल पार्टी के सदस्यों से सत्ता नहीं प्राप्त की जा सकती थी, पार्टी मजबूत की जा सकती थी, लेकिन सत्ता प्राप्ति हेतु आम जनमानस का, जो किसी पार्टी का सदस्य नहीं होता है, वो समर्थक हो सकता है, ऐसे लोगों को प्रभावित करने वाले व्यक्ति होनी चाहिए। और ये खूबी वाजपेयी जी में थी, उनकी पहुंच आम लोगों के बीच में जो किसी पार्टी से मतलब नहीं रखते थे, लेकिन उनके कारण, उनके सोच के कारण, उनके नीति के कारण, उनके भाषण के कारण लोग प्रभावित होकर के उनके साथ होते थे। तो ये पार्टी में समझबूझ थी। मैं जो कह रहा था, बिहार में उनका नाम था पंडित सुरेश दत्त शर्मा, और पंडित सुरेश दत्त शर्मा बहुत अच्छा भाषण देते, तो उनका और कैलाश जी का दोनों का जोड़ी था। तो ये रहा है इस पार्टी में हमेशा से, हर एक जगह पर लोग रखे हैं, और इस मामले में आम लोगों को प्रभावित करने की क्षमता वाजपेयी में ज्यादा थी, और इसीलिए ये पार्टी सफल भी हुआ। दूसरी पार्टियां भी बीजेपी के साथ इसीलिए मिल पाई क्योंकि नेतृत्व वहां पर वाजपेयी जी का था, अदरवाइज शायद नहीं होता। अडवाणी जी का अगर नेतृत्व रहता तो दूसरे लोग नहीं आ सकते थे, क्योंकि वाजपेयी जी फ्लेक्सिबल थे इसलिए, और नेपथ्य में जाने के कारण ये यही। बात ये एक कार्यक्रम की बात है, क्योंकि वाजपेयी जी की जो फ्लेक्सिबिलिटी थी वो चरणबद्ध तरीके से आई। मैं अभी कार्यक्रम शुरू होने के पहले सिंह साहब से बात कर रहा था, तमाम लोगों ने रिसर्च की है। 1946-47 के वाजपेयी जी अलग थे, 60 के दशक के वाजपेयी जी अलग थे, 70 के दशक के वाजपेयी जी अलग थे, 80 के दशक के अलग थे, 90 के दशक के अलग थे, और साल 2000 का जो दशक हुआ, जो उनकी सक्रियता का आखिरी दशक था, उस समय वाजपेयी जी अलग थे। तो उनके फेजेस में उनका जीवन चला, इसके बारे में अलग से बात की जा सकती है। तमाम लोगों ने रिसर्च की है, उनकी बायोग्राफी लिखी है, लेकिन आज मुद्दे की बात जो हम कर रहे हैं कि जो भी वाजपेयी जी से टकराया हुआ उसका सफाया, ये समझने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा नॉर्मली होता नहीं है। जिस तरह के वो एक सॉफ्ट नेता माने जाते थे, जो हमने कल राजनाथ जी का बयान भी सुनवाया था, और जिन लोगों ने हमारा कल का कार्यक्रम नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने लिंक भी शेयर किया है, उसे वो देख सकते हैं। तो अटल जी के बारे में राजनाथ जी का जो बयान था कल, वो अटल जी ने खुद कहा था कि मैं अटल भी हूं और बिहारी भी हूं, इसीलिए माना जाता था कि वो इतने कठोर नहीं है। डॉक्टर साहब, मैं सुब्रमण्यम स्वामी साहब की आप चर्चा कर रहे थे, अगर उनके बारे में आप कुछ कहना चाहते हैं, फिर सिंह साहब से कमेंट करेंगे। जी देखिए, अच्छा डॉक्टर साहब। जी डॉक्टर साहब, आप पहले। जी डॉक्टर साहब, बोलिए डॉक्टर साहब। देखिए, सुब्रमण्यम स्वामी बहुत ही प्रबुद्ध वर्ग के आदमी थे, बहुत ब्रिलियंट थे, इकोनॉमिक्स वगैरह की भी जानकारी थी, और ये इमरजेंसी के दरमियान में काफी उन्होंने इंटेलेक्चुअली लड़ा भी, संगठन को भी मजबूती दे रहे थे, लेकिन कहीं न कहीं मनमानी कर जाते थे। मैं पुनः एक बार कहूंगा कि नेपथ्य में बैठे हुए जो आरएसएस के लोग हैं,
वो लोग डिजाइन करते हैं कि इससे कहां तक फायदा होगा और कहां जा करके घाटा होगा, और इसीलिए क्योंकि ज्यादा बढ़ करके कर रहे थे, ज्यादा हार्डलाइनर बन रहे थे, इसलिए और इससे प्रभावित हो रहा था वाजपेयी जी का ये व्यक्तित्व। तो लोगों ने मिल करके उनको साइड किया, धीरे धीरे अलग किया। अकेले वाजपेयी जी करते हो सो बात नहीं है, पूरा संगठन जो आरएसएस को पूरा कैलकुलेट करके तब वैसे ये लोग। बात मैं आपको साफ बताना चाहूंगा कि इस बारे में भी मैंने रिसर्च की है, और आडवाणी जी चाहते थे कि स्वामी साहब रहें, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब तक नाराज नहीं हुए तो वो भी चाहते थे उनको भारतीय जनता पार्टी के साथ जोड़ा, राज्यसभा भेजा, क्योंकि ये जो हेरल्ड वाला इशू था समाचार पत्र का, उसमें बड़े उपयोगी साबित हुए थे। तो सुब्रमण्यम स्वामी को जो घाटा हुआ, जो स्वामी खुद, क्योंकि स्वामी जी आज भी जीवित हैं, सक्रिय हैं, खुलकर बोलते हैं, और उन्होंने ये कहा था कि मेरी इमरजेंसी के टाइम में उनसे अदावत हुई थी वाजपेयी साहब से, और होने की वजह जो सुब्रमण्यम स्वामी दावा करते हैं कि उन्होंने इंदिरा गांधी को, वाजपेयी साहब ने एक माफीनामे का लेटर लिखा था और इंदिरा जी ने उनसे कहा था कि स्वामी को कंट्रोल करो, तो वो उन्हें कंट्रोल करने की कोशिश करते थे, ऐसा स्वामी जी का दावा है। और स्वामी जी एक समय बहुत करीबी थे अटल जी के, और तमाम लोग, जो आपकी जानकारी है कि संगठन ने उनको किनारे किया, तो संगठन ने नहीं किया, संगठन के बहुत सारे लोग चाहते थे कि स्वामी भारतीय जनता पार्टी के साथ रहे। वाजपेयी से उनकी अदावत इतनी थी कि जब एक वोट से सरकार गिरी थी और वो चाय के प्याले में जो तूफान आया था, वो मीटिंग भी जयललिता और सोनिया गांधी की अरेंज कराने वाली व्यक्ति और कोई नहीं, सुब्रमण्यम स्वामी थे। हालांकि ये बात अलग थी कि अटल बिहारी वाजपेयी, जो हम बात कर रहे हैं कि जो भी उनसे टकराया हुआ उसका सफाया, सितारे के ऐसे बुलंद थे कि वो सरकार जब गिरी तो सोनिया गांधी सरकार बनाना चाहती थी, वो लेटर लेकर जाना चाहती थी, लेकिन मुलायम सिंह यादव को अपनी कड़ियां भिड़ाते हुए वाजपेयी जी ने तैयार कर लिया, और वो सोनिया गांधी को समर्थन देने को तैयार नहीं हुए। दोबारा चुनाव हुए और अटल जी फिर जीत कर आए। तो स्वामी जी का किस्सा एक अलग है। सिंह साहब के पास जो जानकारी है वो सुन लेते हैं। जी सिंह साहब। जी, एक्चुअली डॉक्टर साहब ने बताया कि बहुत बड़े अर्थशास्त्र के विद्वान आदमी थे, और एकदम बिल्कुल जुआ जब थे 1970 के दशक में शुरुआत में, तो आरएसएस के चीफ थे बाला साहब देवरस। उन्होंने इनको पिक किया था और इनको राज्यसभा भेजा गया था डायरेक्ट। तो इस तरह से इनको जनसंघ में काफी सम्मान मिला, और एक अर्थशास्त्र आर्थिक नीति पर पार्टी का लाइन लेने के लिए इनको तैयार किया गया। नानाजी देशमुख भी इनको बहुत मानते थे, पार्टी में भी अच्छी इज्जत मिलती थी। लेकिन सुब्रमण्यम स्वामी साहब की एक सबसे बड़ी डिमेरिट क्या रही है कि ये डोमिनेट करने लगते हैं, अपने से सीनियर्स पर भी डोमिनेट करने की कोशिश करते हैं, और इस चीज से जो नेता आशंकित हो जाते हैं वो फिर सतर्क हो जाते हैं कि इनको जगह नहीं देनी है। और इसीलिए जब 1977 में जनता पार्टी की सरकार बनी तो मोरारजी देसाई इनको मंत्री बनाना चाहते थे, और अटल जी ने इनको मंत्री नहीं बनने दिया। वहां से इन दोनों के बीच तल्खी काफी ज्यादा बढ़ गई। अब सुब्रमण्यम स्वामी जी अपने मन से जो भी बोले, सारी बातें उनकी सच नहीं होती हैं, हालांकि अच्छे नेता हैं, अच्छा बोलते हैं और बहुत सारी सच्चाई भी बोलते हैं, लेकिन ज्यादा तल्खी इसी कारण हुई कि उनको मंत्री नहीं बनने दिया अटल बिहारी वाजपेयी ने। तो एक कारण वहां से शुरू हुआ। यही कारण है कि 1980 में जब भारतीय जनता पार्टी का फिर से गठन हुआ तो भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं गए सुब्रमण्यम स्वामी, वो चंद्रशेखर जी के साथ चले गए। और चंद्रशेखर जी से कि आरएसएस के सामने एक शर्त रखी थी वाजपेयी जी ने कि या तो सुब्रमण्यम स्वामी रहेंगे इस पार्टी में या मैं रहूंगा, ये एक शर्त रखी गई थी वाजपेयी जी की ओर से। तो उसमें तो स्वाभाविक था कि आरएसएस वाजपेयी जी का पक्ष लेगा, तो क्योंकि वाजपेयी बड़ा नाम। आरएसएस उस समय एहसानमंद था वाजपेयी जी का, आडवाणी जी का, क्योंकि जनता पार्टी जो दोफाड़ हुई थी उसका एक रीजन ये था कि जनता पार्टी में ये नियम था कि आप आरएसएस और जनता पार्टी दोनों के मेंबर नहीं रह सकते। तो अटल आडवाणी ने कहा कि हम आरएसएस के मेंबर तो रहेंगे, जनता पार्टी के दोहरी सदस्यता का जो मुद्दा था उस मुद्दे को लेकर ये लोग बाहर आए थे। हाँ, ये नियम नहीं था, एक इसको जानबूझकर मुद्दा बनाया गया था, क्योंकि अब ये जो मोरारजी देसाई और चौधरी चरण सिंह के बीच में जो रसाकसी शुरू हो गया, तो चौधरी चरण सिंह के तरफ से हेमवती नंदन बहुगुणा और राजनारायण जी काफी बैटिंग कर रहे थे,
और जनसंघ के लोग जो थे, अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी, ये लोग मोरारजी देसाई के साइड लेने लगे। तो इसी कारण से उन लोगों ने जानबूझकर एक मुद्दा बनाया कि दोहरी सदस्यता का आप त्याग करें, या तो आप जनता पार्टी का सदस्य रहें या आरएसएस का सदस्य रहें, दोनों में से एक को चुने। ये जानबूझकर बनाया गया था। तो ये चीजें हैं। लेकिन 1980 के बाद ये चंद्रशेखर जी के साथ चले गए सुब्रमण्यम स्वामी। और एक चीज और मैं बता दूं कि बनारस में जनता पार्टी जो चंद्रशेखर वाली गुट थी, उसका राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ। वहां राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए सुब्रमण्यम स्वामी ने दावा ठोक दिया। वहां इनकी बेइज्जती भी हुई। चंद्रशेखर जी को ये नगवार गुजरा कि जो पार्टी मेरे नाम से चलती है, जो मैंने पार्टी खड़ी की है या मेरे नाम से चलेगी पार्टी, उसमें सुब्रमण्यम स्वामी कहां से आ गए राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के लिए। तो उनके बीच भी रिश्ते अच्छे नहीं रहे। लेकिन बाद में फिर दोनों में पैचअप तो हो गया। लेकिन आपको याद होगा कि 1991 में जो चंद्रशेखर जी की थोड़े दिनों की सरकार बनी थी, 52 एमपी लेकर गए थे, प्रधानमंत्री बने थे, तो सुब्रमण्यम स्वामी को वित्त मंत्री इन्होंने जानबूझकर नहीं बनाया। अब आप इससे समझ सकते हैं कि सुब्रमण्यम स्वामी की प्रकृति क्या थी, डोमिनेट करने वाली। और चंद्रशेखर जी जानते थे कि इस व्यक्ति को बना देंगे तो ये व्यक्ति नियंत्रण में नहीं रहेगा। और यही कारण है कि नरेंद्र मोदी जी भी डरते हैं, इनको मंत्री नहीं बना सकते हैं, चाहते हुए भी नहीं बना सकते हैं। और नरेंद्र मोदी जी से तो बहुत ही सीनियर है। सदस्य भी नहीं है। अब तो जब उनको घर खाली कराया गया तो भी उनका सामान बाहर रख दिया गया। अब तो बड़े तल्ख रिश्ते बताए जाते हैं और लगातार वो खासतौर पर चीन नीति को लेकर घेरते रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार को। चाइना को लेकर बार बार वो इस तरह की बातें करते हैं जो विपक्ष को बड़ी पसंद आती है और मीडिया के एक खास वर्ग को पसंद आती है। अब एक नाम और बड़ा नाम है जिसके बारे में चर्चा कर लेना जरूरी है, सिंह साहब, कल्याण सिंह। उन्हें लेकर आप क्या कहेंगे? जी, कल्याण सिंह के साथ तो वाजपेयी जी की हुई, आपने तो बहुत सारा चीज बैकग्राउंड बता दिया। उसी संदर्भ में हम कहेंगे कि कल्याण सिंह के साथ, हालांकि लाल कृष्ण आडवाणी जी ने बहुत कोशिश किया कि कल्याण सिंह का एक बना रहे संबंध, और दोनों के बीच संबंध, कटु संबंध को पैचअप करने की कोशिश उन्होंने बहुत की, लेकिन ऐसा संभव नहीं हो पाया। दोनों ने एक दूसरे को माफ नहीं करने का निर्णय ले लिया था एक तरह से। लेकिन इसका खामियाजा पार्टी को भुगतना पड़ा और कल्याण सिंह को भी भुगतना पड़ा। यूपी से कल्याण सिंह को साफ किया गया तो पार्टी भी साफ हो गई, और पार्टी साफ हो गई तो कल्याण सिंह भी साफ हो गए। तो दोनों का राजनीतिक नुकसान इतना ज्यादा हुआ जिसका भरपाई होने में मतलब दशकों लग गए। ये चीज रही। जी जी डॉक्टर साहब, आप कल्याण सिंह को लेकर कुछ कहना चाहेंगे? वाजपेयी जी और कल्याण सिंह के रिश्ते जिस तरह के रहे। देखिए, स्वाभाविक है वात्सल जी, जो ही बाबरी मस्जिद ढहा और मुख्यमंत्री टिप गया कल्याण सिंह का, उनको लगा कि इसके बाद मुझे ही प्रधानमंत्री बनना चाहिए, और ये हो गया झगड़ा का कारण। उस पार्टी ने तय कर रखा था कि हमारे प्रधानमंत्री के रूप में वाजपेयी जी होंगे, लेकिन लेकिन माफी चाहूंगा डॉक्टर साहब, तथ्यगत बात ये नहीं है। प्रधानमंत्री बनने का झगड़ा नहीं था, झगड़ा था मुख्यमंत्री बनने का। क्योंकि जब कल्याण सिंह मुख्यमंत्री बने, क्योंकि हंग असेंबली थी, किसी को बहुमत नहीं मिला था, मायावती की बहुजन समाज पार्टी और कल्याण सिंह की भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि ये सारे नेता भारतीय जनता पार्टी का ही हिस्सा थे। 6 महीने के लिए मुख्यमंत्री बनाने की बात हुई, पहले मायावती बनी, लेकिन जब कल्याण सिंह का टाइम आने वाला था, यानी भारतीय जनता पार्टी का टाइम आने वाला था, तो कल्याण सिंह को लगा कि मुख्यमंत्री पद नहीं छोड़ेंगी मायावती, और आखिरकार मायावती हटी, लेकिन उन्होंने समर्थन भारतीय जनता पार्टी से वापस ले लिया। उसके बाद उनकी पार्टी को तोड़ा गया, कांग्रेस को तोड़ा गया और कल्याण सिंह मुख्यमंत्री बने। और कल्याण सिंह को यह लगा कि ये खुद प्रधानमंत्री बनने के लिए अटल जी सारा खेल करा रहे हैं, या बसपा की ओर से आंखें मूंदे किए हुए हैं। कल्याण सिंह उस समय तक प्रधानमंत्री पद के दावेदार नहीं थे, क्योंकि अगर कोई दावेदार नंबर 2 था तो लाल कृष्ण आडवाणी जी थे। हो सकता है कि आपकी जानकारी में शायद ये हो, लेकिन जो तथ्यगत बातें रिसर्च के दौरान मुझे जानकारी मिली, खैर ये तो ये बात हुई। और हमने बात इसलिए की कि जो लोग भी, इनमें से तमाम नेताओं का हमने जिक्र किया, सारे बड़े नेता थे। इनमें से कोई नेता ऐसा नहीं था जो छोटा नेता हो, लेकिन कोई भी वाजपेयी जी से टकराने के बाद अपने पुराने कद में नहीं रह पाया। और ऐसा कोई नेता ध्यान में मेरे नहीं आता है
जो कि वाजपेयी जी पर भारी पड़ा हो। सिंह साहब, क्या आपको ऐसा कोई नेता याद आता है बीजेपी के अंदर या बीजेपी के बाहर? सही बात है, आपकी बात से मैं बिल्कुल सहमत हूं, क्योंकि वाजपेयी जी का एक चीज था कि वाजपेयी जी पर यदि चाहते तो लालकृष्ण आडवाणी भारी पड़ सकते थे, क्योंकि पार्टी के में संगठन में जितनी पकड़ आडवाणी जी की थी उतनी वाजपेयी जी की नहीं थी। लेकिन आडवाणी जी के साथ दिक्कत क्या थी कि आडवाणी जी खुद इस चीज को बहुत अच्छी तरह जानते थे कि उनकी छवि हार्डलाइनर की थी, और उस टाइम ऐसी स्थिति थी नहीं कि पार्टी अपने बल पर बहुमत प्राप्त कर सके। तो उस टाइम कोलिशन का जमाना चल पड़ा था। 1989 में आपको याद होगा कि वीपी सिंह की सरकार बनी थी, तो कोलिशन, उसके बाद लगातार कोलिशन ही कोलिशन। तो उसमें आडवाणी जी को स्पष्ट लगता था कि वाजपेयी जी एक ऐसा चेहरा है जिसके नाम पर 24 दल इकट्ठा हो सकते हैं, लेकिन वहीं यदि कृष्ण आडवाणी जी के चेहरा को आगे किया जाए तो 24 दल में से एक दल भी उनके साथ नहीं आएंगे सिवाय शिवसेना के। तो ये चीजें वो अच्छी तरह जानते थे, इसलिए वाजपेयी जी की स्थिति निश्चित रूप से पार्टी में इस मजबूरी के कारण सब पर भारी रहा और सबको स्वीकार करना पड़ा। यहां तक कि लालकृष्ण आडवाणी भी उनको हमेशा स्वीकार करते रहे और बहुत आदर के साथ उन्होंने स्वीकार किया, और बहुत ओपनली खुलेआम बोलते थे कि किसी भी सूरत में अटल बिहारी वाजपेयी ही हमारी पार्टी के सर्वमान्य नेता हैं। इस तरह का उनका स्टेटमेंट एक बार नहीं अनेकों बार आया है। लेकिन 2003-4 में एक कोशिश शुरू हुई थी जब अमेरिका के दौरे पर अटल बिहारी वाजपेयी गए थे, और पीछे यहां पर कहा जाने लगा कि अटल जी अब टायर्ड हो गए हैं, अगली पारी जो है आडवाणी जी, क्योंकि आडवाणी जी फिट थे, उनके नेतृत्व में होगा। और अटल जी वहां से वापस लौटे और बिना किसी प्रसंग के कार्यक्रम में उन्होंने एक लाइन कही थी जिसकी चर्चा आज तक होती है, न टायर्ड न रिटायर्ड, लेकिन आडवाणी जी के नेतृत्व में विजय के लिए प्रस्थान। तब वो चुनाव की बात आ रही थी, चुनाव की वेला थी 2004 की, लेकिन वो जुमले का भी ऐसा असर रहा अटल जी के कि आडवाणी जी ताउम्र पीएम इन वेटिंग ही रह गए। डिप्टी पीएम थे, स्वाभाविक तौर पर वो प्राइम मिनिस्टर के दावेदार थे, लेकिन वो प्राइम मिनिस्टर कभी बन नहीं पाए। भारत रत्न उनको जरूर मिल गया पिछले साल या इसी साल। डॉक्टर साहब, आपको कोई ऐसा नेता याद है जो अटल जी पर भारी पड़ा हो? नहीं, आम जनमानस में जितना प्रभाव था उनके ऑर्गेनाइजेशन में कोई उनसे भारी नहीं था। वो निर्विवाद रूप से लीडर थे, आम पब्लिक के लीडर थे। ये ठीक बात है कि संगठन मजबूत होते थे आडवाणी जी, लेकिन आम पब्लिक के स्वाभाविक लीडर जो है नेता, वो वाजपेयी जी ही थे। इसमें कहीं कोई शंका नहीं था। और देखिए, आडवाणी जी के दूर दुर्दशा हो गया, ये हो गया कहीं ना कहीं गुटबंदी में वो तो प्रभावित हो गए। जिन्ना का जो उन्होंने मजार पर जाकर के किया, उसके बाद तो कहीं के नहीं रह गए। वो उनके शिष्यों ने उनका कत्ल किया जी। इस संदर्भ में वाजपेयी जी के खिलाफ आज के डेट में भी कोई बोलने की स्थिति में नहीं है, इसलिए कि मृत वाजपेयी भी आज के डेट में और लोगों से भारी है। जी बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो ये राजनीतिक चर्चा थी, और वाजपेयी जी की एक और खूबी थी, खान पान के बड़े शौकीन थे। और मैं कुछ हेडलाइंस आपको दिखा देता हूं, फिर अपने दोनों मेहमानों से जानूंगा, क्योंकि ये खान पान तो सभी को पसंद है। और वाजपेयी जी एक ऐसे नेता थे, बहुत सारे नेता जो होते हैं वो हेल्थ कॉन्शियस आज के दौर में तो खासतौर पर है, और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के लिए तो कहा भी जाता है कि वो खिचड़ी खाते हैं या इस तरह की संतुलित डाइट खाते हैं। मनमोहन सिंह साहब के बारे में भी ऐसा ही कहा जाता था, लेकिन वाजपेयी जी को खान पान से कोई परहेज नहीं था। बंदिशें थी स्वास्थ्य से जुड़ी हुई, लेकिन वो खाना बड़ा पसंद करते थे। ग्वालियर की गलियों तक उनके स्वाद की लजीज कहानी है। तमाम लोग ये बताते हैं कि ठंडाई से लेकर झींगा मछली तक वाजपेयी साहब को बहुत कुछ पसंद था। चाइनीज भी पसंद करते थे। वो ग्रेटर कैलाश में चीनी रेस्टोरेंट था जो उनका पसंदीदा था। भोपाल में मदीना के मलिक बड़े मियां फक्र से बताते थे कि वाजपेयी जी का पसंदीदा मुर्ग मुसल्लम वो भेजते थे भोपाल से, वो दिल्ली आया करता था, जिसको वो खाया करते थे। तो आप लोग कोई ऐसी याद, कुछ जानकारी आपके पास भी हो वाजपेयी जी को जुड़ी हुई, उनके खान पान के शौक से जुड़ी हुई?
देखिए, ऐसा है कि इनके बारे में सुब्रमण्यम स्वामी ने लिखा है, जो बहुत थोड़ा सा हमको लगता है कि कहना चाहिए, नहीं कहना चाहिए। यदि आप इजाजत दे तो पूरी बात कहें। जी बिल्कुल 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 अ, बात। उस सुब्रमण्यम स्वामी ने तो यहां तक लिखा है कि वाजपेयी जी बीफ खाते थे। और जी जी सुब्रमण्यम स्वामी ने यह भी लिखा है कि जब मोरारजी देसाई की सरकार में वो विदेश मंत्री थे, तो एक पार्टी हुई थी जिसमें फॉरेन जितने एम्बेसीज हैं दिल्ली में, भारत में, विदेशों के दूतावास, तो उनके अधिकारी भी आए थे, फॉरेन डेलीगेट्स भी थे, बहुत सारे लोग थे। और उसमें वाजपेयी जी ने इतना ज्यादा ड्रिंक कर लिया कि उनकी, और चूंकि डायबिटीज से पीड़ित थे, पेशाब रोक नहीं पाते थे, तो उनके पैंट गीले गीले हो गए थे, और जिस पर मोरारजी देसाई ने उनको कड़ी डांट लगाई थी। ये सुब्रमण्यम स्वामी का आरोप मैंने सुना है। तो ये सारी चीजें हैं उनके साथ जुड़ी हुई। तो खाने के तो निश्चित रूप से बहुत शौकीन थे। और एक तो मेरा अपना निजी अनुभव भी है कि निश्चित रूप से वो बहुत डायबिटिक थे, और उनको जगह जगह, जैसे कल भी डॉक्टर साहब ने बताया था कि बाथे नरसंहार हुआ था बिहार में, तो उसमें वो गए थे वहां स्पॉट विजिट करने के लिए। तो लौटते समय या जाने के समय भी जगह जगह उनके लिए इंतजाम किया गया था, जितने जैसे ये इंस्पेक्शन बंगला होते हैं बिहार सरकार के, तो बिहटा में भी और कहीं पालीगंज में भी, सब जगह सिक्योरिटी, एसपीजी वगैरह सब बैठाया गया था, क्योंकि उनको रुकना पड़ता था शौच क्रिया के लिए, क्योंकि डायबिटीज के चलते वो अपना को रोक नहीं पाते थे। तो ये सब चीजें थी। तो निश्चित रूप से खाने के तो बहुत शौकीन थे, और ये सब चीजें काफी उनकी चर्चा में रही हैं, ये बातें। जी जी। सुब्रमण्यम स्वामी साहब का आपने जिक्र किया, और सुब्रमण्यम स्वामी साहब की एक खास बात है, जैसा मैंने अभी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को लेकर भी कहा कि वो लगातार चाइना के मुद्दे पर घेरते रहते हैं। कोई कितना भी अच्छा काम करे, अगर उससे नाराज हो तो वो जो कुछ कहते हैं उसके बारे में जो कुछ बन सकता है वो कह देते हैं। तो सिंह साहब, मुझे नहीं लगता कि उनकी बातों को बहुत गंभीरता से लिया जाएगा। आपने भी उसको बड़ा बिल्कुल झिझकते हुए कहा, क्योंकि अगर वो खाते होते तो दूसरे तमाम लोग भी कहते, जैसे उनके जलेबी खाने की, जैसे उनके ठंडाई पीने की, जैसे उनके कभी कभार ड्रिंक करने की चर्चाएं होती हैं। देसी खाने को भी पसंद करते थे, चाइनीज को भी पसंद करते थे, वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन बहुत कुछ खाते थे। डॉक्टर साहब, आप कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में? सुनने में आया है, आप लोगों ने जो चर्चा की उसके अलावे भांग खाने के शौकीन थे वाजपेयी जी। जरूर शाम में भांग खाना चाहते थे, लोगों का ऐसा मानना है, अगर इस देश में रहे तो। बाहर के बारे जी में तो नहीं कहा सकता है, इस देश में अगर रहे, घर पे रहे, तो शाम में भांग खाने की उनकी एक आदत थी, खासतौर पर गर्मियों में ज्यादातर। बिल्कुल, उस क्षेत्र से उनका ताल्लुकात था, ब्रज क्षेत्र से उनका ताल्लुकात था, और ब्रजवासी और ब्रज के राजा दाऊ जी महाराज कहलाते हैं। दाऊ जी यानी कृष्ण भगवान के बड़े भाई, उनको भी भांग ठंडाई का हर दिन भोग लगाया जाता है। तो हो सकता है कि अटल जी पर भी उसका असर हो। खान पान के बड़े शौकीन थे। भांग आपने उसमें एड ऑन किया तो वो बहुत ही अच्छा है। ठंडाई का जिक्र तो बार बार होता ही है। लेकिन एक और मुद्दा है जिसके बारे में काफी मीडिया में लिखा सुना जाता है, पहले उतनी चर्चा नहीं होती थी लेकिन अब खासतौर पर चर्चा की जाती है। मिसेज कॉल, जो अटल जी पर फिल्म भी बनी है, उसमें भी एक कैरेक्टर दिखाया गया है कि दोनों, राजकुमारी कौल साहब, पहले उनका नाम राजकुमारी हक्सर था, एक ही कॉलेज में पढ़ा करते थे, और अटल जी उनसे मोहब्बत करते थे और पत्र लिखकर इजहार इश्क भी उन्होंने किया। बाद में, उस समय तो बात नहीं बन पाई, उनकी शादी कौल साहब से हो गई, वो दिल्ली आ गई। बाद में अटल जी जब आए तो रिश्ता इतना प्रगाढ़ हुआ कि मिस्टर कौल, मिसेज कौल इनके घर पर ही रहने लगे, और दोनों की बेटी को भी बाद में अटल जी ने गोद लिया, उन्होंने ही उनको मुखाग्नि दी। और तमाम चीजें मीडिया में इसको लेकर भी, इस रिश्ते को लेकर भी अलग अलग दावे किए जाते हैं। राजकुमारी कौल जी और कई पत्रकारों ने तो यह भी दावा किया है कि वाजपेयी जी का अगर किसी को इंटरव्यू करना होता था तो मिसेस कॉल की परमिशन अगर मिल जाती थी, और वाजपेयी साहब कहते थे कि हाई कमान ने जब ओके कर दिया है तो फिर उसके बाद कैसे मना किया जाए। तो ब्रज नारायण कौल साहब से, उनसे राजकुमारी जी की शादी हुई थी, लेकिन लंबे समय तक तीनों लोग एक साथ भी रहे। करण थापर साहब ने भी इसका जिक्र किया है, और इन्होंने ये बताया है कि जब वो इंटरव्यू करना चाहते थे
तो उन्होंने राजकुमारी जी को, मिसेस कॉल को फोन किया और अगले दिन वाजपेयी जी इंटरव्यू के लिए तैयार हो गए और यही जो मैंने शब्द कहे थे, तो उन्होंने कहा था कि अब आपने हाईकमान से ही बात कर ली तो मैं आपको कैसे मना कर सकता हूं। शादी नहीं की वाजपेयी साहब ने, ये सब लोग जानते हैं, आजीवन वो शादीशुदा नहीं रहे, विवाहित रहे, लेकिन कई मीडिया रिपोर्टों में उनके हवाले से ये भी दावा किया जाता है कि मैं कुंवारा हूं, ब्रह्मचारी नहीं, ऐसा वाजपेयी जी ने कहा था। और वाजपेयी साहब का ये परिवार है, इनकी बेटी है, इनके दामाद रंजन भट्टाचार्य साहब, और जिस समय प्राइम मिनिस्टर थे अटल जी, इन दोनों का नाम आपने बहुत सुना होगा, खासतौर पर भट्टाचार्य साहब का नाम आपने बहुत सुना होगा। तो सिंह साहब, इसे लेकर आप कुछ कहना चाहेंगे? इस प्रेम कहानी के बारे में आपके पास कोई जानकारी है, पुष्ट या अपुष्ट? जी बिल्कुल, राजकुमारी कौल जी के बारे में, चूंकि ये तो फिल्म आपने बताया है कि फिल्म भी बनी और करण थापर ने भी इस मुद्दे को काफी चर्चित किया था, और कुलदीप नैयर एक लब्ध प्रतिष्ठित पत्रकार रहे हैं, उन्होंने भी इस विषय पर लिखा है प्रेम कहानी। तो ये सारी विषय तो अब पब्लिक डोमेन में है और ऐसा अब कुछ भी रहस्य नहीं रह गया है। और आपने बताया है कि वाजपेयी जी कहते थे कि कुंवारा हूं लेकिन ब्रह्मचारी नहीं, तो ये भी चीजें हैं। तो वो एक तरह से उन्होंने, उनकी ये स्वीकारोक्ति थी कि उनकी प्रेम कहानी है, और बाद में तो सब चीज क्लियर हो गया जब दोनों की बेटियों को, राजकुमारी कौल की दोनों बेटियों को इन्होंने अडॉप्ट किया था, गोद लिया था, और नमिता भट्टाचार्य और उनके पति रंजन भट्टाचार्य दोनों इनके साथ ही रहते थे, इनकी देखभाल करते थे। जब ये काफी बीमार हो गए थे तब भी, और मुखाग्नि भी उन्होंने ही दी। तो ये सारी चीजें तो बिल्कुल नोन चीजें हो गई हैं, अब तो इसमें कुछ भी रहस्यमय चीज नहीं रह गई है। जी रहस्यमय नहीं है, लेकिन मैं एक चीज बड़ा साफ करना चाहता हूं कि कई बार ऐसा होता है, कोई बड़े नेता होते हैं, खासतौर पर वाजपेयी जी का जो कद है, उनके अंदर उतना नैतिक साहस नहीं हो पाता जो इस तरह के रिश्ते को स्वीकार करें। जहां मिसेस कौल, मिस्टर कौल और वाजपेयी साहब और पूरा परिवार एक साथ रहता था, वो जहां पर पढ़ाया करते थे दिल्ली के जिस कॉलेज में, वहां भी वाजपेयी जी जानते थे और तमाम लोग इसके बारे में चर्चा करते थे। और ये भी दावा किया जाता है सिंह साहब कि आरएसएस की भी नजर थी इस रिश्ते पर, और आरएसएस भी नहीं चाहता था बहुत सा ऐसा हो, कई लोगों ने ऐसा भी दावा किया है। लेकिन फिर भी वाजपेयी जी जिस कद के वो नेता थे, बड़ी साफगोई रिश्तों को लेकर भी थी। वरना आज के समय भी लोग छुपाने की कोशिश में करते हैं, दबाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनके पास छुपाने के लिए कुछ नहीं था, क्योंकि शायद दिल में जो बात थी वो गलत नहीं थी। और मुगले आजम में जो गाना भी है, पर्दा नहीं जब कोई खुदा से, बंदों से पर्दा करना क्या, तो इतना साफ सुथरी उनकी सोच, साफ सुथरी उनकी इमेज, और उस तरीके से ही वो उसको आगे लेकर गए। निश्चित रूप से इसमें बहुत बोल्ड थे, उन्होंने इस चीज को स्वीकारोक्ति के रूप में किया। और देखा जाए तो अगर कोई दूसरा व्यक्ति होता तो या तो उसको छुपाने की भरपूर कोशिश करता, या फिर उसका राजनीतिक करियर बर्बाद हो गया होता। लेकिन उनके साथ दोनों में से कोई चीज भी नहीं हुआ, और दोनों से वो अपने आप को आगे निकाल कर ले गए। उस चीज की स्वीकारोक्ति भी हुई, और उस चीज के चलते उनके राजनीतिक कैरियर पर किसी तरह का आंच भी नहीं आया, ना आरएसएस की तरफ से, ना अन्य पार्टियों ने किसी तरह का मुद्दा बनाया इसे, और ना ही उनकी पार्टी में इस तरह का कुछ मुद्दा बन पाया। तो इन सारी चीजों को देखते हुए कहा जा सकता है कि उनका व्यक्तित्व तो ही इतना विराट रहा, जिसके सामने ये सारी चीजें गौण पड़ गई। जी डॉक्टर साहब, आपका एक कंक्लूडिंग रिमार्क, आप क्या कहेंगे इस प्रेम कहानी या जिसकी बहुत चर्चा होती है आज की तारीख में? जैसा सिंह साहब ने कहा कि अब कुछ रहस्य नहीं है, सब कुछ ओपन है। ठीक ही सिंह साहब कहते हैं, क्योंकि रंजन भट्टाचार्य जी का जितना दखल था उनके प्रधानमंत्री रहते भर में, तो उसी से स्पष्ट हो गया था कि भाई दामाद की तरह वो वर्क कर रहे हैं, और लोग उसी हिसाब से देखते भी हैं इर्द गिर्द वाले। तो ये बात तो सच है, तो सच्चाई को उन्होंने स्वीकार किया। और मरने के वक्त सारे उसी तरह, बाल बच्चे की तरह, पुत्र की तरह लोगों ने नमिता जी को गोद भी लिया था। वाजपेयी जी ने ऑफिशियली नमिता जी को गोद लिया हुआ था।
जिन्होंने मुखाग्नि दी वाजपेयी साहब को, उनको ऑफिशियली गोद लिया हुआ था। जी, तो ऑफिशियली स्वाभाविक बात में वात्सल्य जी, मुखाग्नि भी दी, गोद भी लिया, और प्रेम प्रसंग भी जमाने से चला आ रहा था, तो पुष्टि हो गई। ये पुष्टि थी, अन्यत्र कहीं वो ऐसा कुछ नहीं दिखने को मिलता है। ये होता है, आदमी की कमजोरी होती है। देख, कमजोरी नहीं, बहुत ये उनकी एक ताकत थी। मेरी नजर में ये एक बहुत बड़ी ताकत थी, क्योंकि मिसेस कॉल के बारे में कहा जाता है कि बहुत ही सुसंस्कृत महिला थी, कश्मीरी थी, बड़ी खूबसूरत थी, पढ़ी लिखी थी, बहुत अच्छी अंग्रेजी बोलती थी, और उनके बारे में शायद किसी ने कोई हल्की बात कभी नहीं की, क्योंकि इतना हाई प्रोफाइल जीवन था वाजपेयी साहब का। अगर कोई हल्कापन होता तो निश्चित तौर पर वो सामने आता। लेकिन मैं तो आजकल की दुनिया के लिए भी कहूंगा कि जो नेता तमाम अपनी भावनाओं को इस तरह छुपाते हैं, उनके लिए वाजपेयी साहब एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है कि अगर उनके दिल में कोई बात थी और गलत बात नहीं थी तो उन्होंने आगे बढ़कर उसको स्वीकारा। उनके इर्द गिर्द के तो सारे लोग उन्हें जानते ही थे, और जिस तरह से उनकी बेटी नमिता जी उनको बप्पा कहती थी, तमाम जो सेकंड रंग लीडरशिप थे उनको बप्पा जी ही कहते थे, इसमें प्रमोद महाजन साहब का नाम है। तो सिंह साहब, बस चलते चलते आप कुछ और कहना चाहेंगे? आज 100वीं जयंती पूरा देश अटल जी की मना रहा है। कल हमने उनके पूरे व्यक्तित्व, राजनीतिक जीवन, प्रधानमंत्री कार्यकाल, विपक्ष के नेता के तौर पर उनके कार्यकाल का जिक्र किया, और आज उन तमाम पहलुओं पर जिक्र किया जिसके बारे में लोग बात करते हैं लेकिन उतनी साफ गोई से नहीं करते हैं। दोनों पक्षों की बात सामने नहीं आ पाती है। आज हमने उसको भी याद किया। अगर आप चलते चलते कुछ और कहना चाहते हैं? जी बिल्कुल। एक तो चीज ये है कि बिल्कुल अटल और आडवाणी इस जोड़ी ने भारत में एक राजनीतिक विकल्प तैयार किया। अन्यथा जितने भी अन्य दल आए, गठबंधन बनाए, बिखर गए और ये हो गए, खत्म हो गए। तो इस तरह की एक जो शाश्वत देखने को मिला राजनीति में, तो उस चीज को ये दो अटल आडवाणी की जोड़ी ने कायम की, और उसमें निश्चित रूप से अटल बिहारी वाजपेयी का व्यक्तित्व सबसे ज्यादा प्रभावशाली रहा। और यदि उनका ऐसा व्यक्तित्व नहीं रहता तो 24 दल कभी साथ नहीं आते, और साथ नहीं आते तो सरकार नहीं बनती है। सरकार नहीं बनती तो आज जो इतनी ताकत मिली हुई है, वो ताकत वहां से शुरू होती है। इस चीज को भी समझना पड़ेगा यदि हम लोग सही ढंग से राजनीतिक विश्लेषण करें तो ये चीजें हैं। तो उन्होंने राजनीति में दो धारा, मतलब एक तरह से कहा जाए तो प्रजातंत्र को सींचा है, मजबूत किया है, और जो प्रतिस्पर्धात्मक चीजें होनी चाहिए प्रजातांत्रिक व्यवस्था में, उस चीज के लिए अटल बिहारी वाजपेयी का नाम निर्विवाद रूप से सबसे प्रमुख रूप से लिया जा सकता है। जी डॉक्टर साहब, आप कुछ कहना चाहेंगे? जी डॉक्टर सत्येंद्र कुमार। नहीं, ठीक बात है। इमेज तो उनका निर्विवाद था ही। इतना ही कहूंगा, उस पुण्य आत्मा को उनकी इस 100वीं जयंती पर कोटि कोटि नमन। जी जी डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी सबकी ओर से कोटि कोटि नमन उनको। 100वीं जयंती है उनकी, और देश के एक तरीके से जननायक हैं, स्मृतियों में दर्ज है। चाहे आप उनकी कविताओं को याद करें, उनके लेखन को याद करें, संसद का एक सांसद के तौर पर उनको याद करें, प्रधानमंत्री के तौर पर याद करें, विपक्ष के नेता के तौर पर याद करें, बहुत ही अनुकरणीय आपको मिलेंगे वाजपेयी साहब। सिंह साहब, आपने हमें समय दिया, डॉक्टर साहब आपने हमें समय दिया, बहुत आभार। और जिन लोगों ने भी ये कार्यक्रम देखा उनका भी आभार। सादर नमस्कार।